Hello students, good morning. In this video, I Mona Yadav explaining chapter 1st, History NCERT of class 9, the French Revolution, part 2. Today we will discuss about the French society during the late 18th century. Okay, and yesterday we have discussed about the flashback of this story, the French Revolution. Okay, the incident of 14 July 1789. So, French society during the late 18th century, French society and institutions were known as the old regime, and the society was divided into three estates: clergy, nobles and third estates. Okay, first estate, second estate and third estate. So, let's discuss about this. कल मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई 1789 यहां से जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्टिंग हुई इस रेवोल्यूशन की. लेकिन द मेन क्वेश्चन इज हेयर दैट व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, मीन्स इस क्रांति का मेन रीजन क्या था. सो लेट्स सी व्हाट वाज द सोसाइटी एंड विच टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ पीपल्स इन द सोसाइटी एंड व्हाट टाइप ऑफ किंग. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट किंग. हु वाज द किंग एट दैट टाइम? So Louis XVI, which belongs to the Bourbon family of kings, ascended the throne of France in 1774. This is the important point here. Okay, Louis XVI जो था, राजा Louis XVI, वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और 1774 में उन्होंने फ्रांस का सिंहासन संभाला था. ठीक है, वहां की गद्दी पे वो बैठे थे. लेकिन इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्कस फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी से आपको पता चल रहा होगा कि हम कब की ये बात कर रहे हैं. मींस वन बैक, मींस 1701 से एंड 1799 तक का जो पीरियड था वो 18th सेंचुरी कहलाएगा. तो हम वहां के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए. ओके, तो हु वॉज द किंग? लुई 16 वॉज द किंग. ओके, सेकेंडली आपको ये याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस कि देयर वॉज ए मोनार्की सिस्टम. ओके, मीन्स एक सिंगल राजा या रानी जहां होता है तो वो सिस्टम क्या है? मोनार्की सिस्टम, या एक मोनार्क जहां होता है. एंड ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड. अब राजा जो लुइस थे वो 20 ईयर्स के थे ओनली, एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. ओके, मीन्स जब वो 20 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी. ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कनेक्ट करके चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, बट दिस इज ऑस्ट्रिया कंट्री. मीन्स जो फ्रांस के बगल में ही है, ऑस्ट्रिया जो कंट्री थी, वहां की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मैरी एंटोनेट, वहां उससे उनकी मैरिज हुई. अपन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. अब जैसे ही ये सब चीजें हुई, ठीक है, उन्होंने राजभार संभाला और एक तरह से नए राजा थे वो लोगों के सामने, तो उन्होंने अपनी जो ट्रेजरी, उनका जो एक तरह से खजाना था राजा का, वो खाली मिला. तो इसके भी रीजंस हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें थी. अब इसमें हम देख सकते हैं कि वहां पे मोनार्की सिस्टम था. तो 1774 में जो किंग थे वो लुई 16, उनकी मैरिज भी अर्ली एज में हो गई थी जब वो 20 साल के थे, और प्रिंसेस से हो गई थी. तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो माना जाता है कि एक बुरी सलाहकार भी थी. मीन्स उन्होंने एक तरह से जो अच्छी चीजें थी, अच्छी राय थी, वो राजा को नहीं दी, और बहुत सारा नुकसान भी उनको हुआ. और बहुत ज्यादा राजा और रानी जो थे वो खर्चीले थे. ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा, मीन्स एक किस तरह का एक लग्जरी लाइफ जो है वो जीना चाहते थे. ठीक है, तो पूरा ट्रेजरी जो उस टाइम एम्प्टी था, पूरा खजाना खाली था. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर यू, दैट व्हाई ट्रेजरी वाज एम्प्टी. तो सम रीजंस वर दीज. फर्स्ट था बिकॉज ऑफ वॉर. ठीक है, तो ये रीजन है बेटा, अंडरलाइन करेंगे आप सब इनको. ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस हैड ड्रेन. ठीक है, मींस वॉर क्या है कि सो फ्रांस बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट कर चुका था. लुई 16 के किंग बनने से पहले वो जब भी कोई कंट्री पार्टिसिपेट करती है तो डेफिनेटली बहुत सारा मनी भी स्पेंड करना पड़ता है. ठीक है, तो बहुत सारे वॉर्स में फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था. सो लाइक्स आर्म्स पे, वेपन्स पे. ठीक है, तो बहुत खर्चा भी होता है, तो वहां से भी उनका जो है बहुत ज्यादा खर्चा वहां पे एक्सपेंडिचर हो चुका था. ओके, एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ
वर्साइल्स। ओके, तो वो जो बिल्कुल जनता से कटे हुए रहते थे, राजा और रानी दोनों मीन्स जनता से एक तरह से दूर अपना अलग से। तो जो वर्साइल्स क्या है, पैलेस इन वर्साइल्स, सेकंड रीजन है ये। वर्साइल्स एक जगह है जहां पे एक बहुत बड़ा आलिशान पैलेस था, एक महल था। अब उस महल को मेंटेन करने के लिए काफी मनी चाहिए होगा, तो बहुत सारा पैसा इसकी मेंटेनेंस में चला जाता था। ओके, तो सेकंड रीजन ये था कि वहां पे भी उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। थर्ड रीजन था कि फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ओके, फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ठीक है, तो फ्रांस का एक तरह से शत्रु था ब्रिटेन, तो वहां से उन्होंने हेल्प की थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका जो है उनका बहुत अच्छा खास मित्र था, नहीं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने हेल्प क्यों की। तो ऑफ कोर्स जब हेल्प की थी तो फ्रांस को बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पे खर्च करना पड़ा था। ओके, सो उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हुआ इन सारी चीजों के लिए वो काफी ह्यूज था, बहुत बड़ी मात्रा में था जो फ्रांस ने किया था। ओके, तो अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन थर्ड रीजन था कि भाई, लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि भाई क्यों। तो उन्होंने सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, मीन्स अपना एक प्रभुत्व जमाने के लिए कि भाई हम देखो कितना कुछ कर सकते हैं, इस तरह से अपनी अलग तरह से इमेज बनाने के लिए। ओके, द वॉर एडिड मोर देन ए बिलियन लिवरेज। लिवरेज ये फ्रांस की करेंसी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। 1 बिलियन लिवरेज जो है टू ए डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। ठीक है, तो ये युद्धों में इस तरह से पार्टिसिपेट करने से या इस तरह से एक्सपेंडिचर करने से, जैसे उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया था ब्रिटेन से, तो वहां पे उन्होंने उसके लिए क्या किया, लोन लिया। अब उस लोन से मीन्स 1 बिलियन लिवरेज जो है उनके ऊपर उधार हो गया, कर्ज हो गया, एंड हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, जबकि ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरे उनके ऊपर कर्ज था ही। सो लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट। अब ऐसा तो था नहीं कि भाई स्टेट को या फिर उनको फ्री में जो है कर्ज मिला हुआ था, नहीं, उनको एक तरह से 10% इंटरेस्ट जो था उनके लोन पे वो पे करना पड़ रहा था। सो द French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पे जो है फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी, फ्रांस गवर्नमेंट थी, तो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उनको कहाँ देना पड़ता था, जो डे बाय डे उनका जो कर्ज जो बढ़ रहा था उसको चुकाना पड़ रहा था, और उसको खर्च करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर थी। सो कुछ अदर चीजें भी थी, अदर एक्सपेंडिचर्स भी थे टू मीट इट्स regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes। अब कुछ अलग खर्चे भी थे, जैसे सेना का रख रखाव हो गया, राज दरबार हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया आर्मी का, और वहां पे कुछ चीजें इस तरह से हो गई जैसे कि भाई वो जो गवर्नमेंट कुछ कार्यालय हो गए, कुछ यूनिवर्सिटीज हो गई, उनको चलाने के लिए अपने जो डेली एक्सपेंडिचर्स थे, तो उसके लिए क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी, फ्रांस गवर्नमेंट थी, उसको एक तरह से टैक्सेस में इंक्रीज करने के लिए फोर्स हो गई। मींस गवर्नमेंट को लगा कि हमें टैक्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ बात आती है टैक्सेस की, तो टैक्सेस किस तरह के। सो ऑल्दो दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed in 18th century French society was divided into 3 estates। ठीक है, तो अब हम यहाँ मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी। एस्टेट्स मीन्स बेटा ग्रुप, ठीक है, टैक्स वर पेड ओनली बाय द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है कि वहां पे जो टैक्सेस पे करते थे वो ओनली थर्ड एस्टेट के ग्रुप थे, मींस थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ही ओनली टैक्स पे करते थे। बट ऐसा क्यों था, ठीक है, जबकि उसमें कुछ जनसाधारण जो लोग थे वही थे, उसमें कुछ स्पेशल लोग नहीं थे। तो इसमें क्या था कि 1789 से पहले The society of estates was part of the feudal system। Now what was the feudal system? feudal system किस तरह से होता है? feudal system means भाई कोई पावरफुल पर्सन है, जैसे अपना जो लैंडलॉर्ड्स हो गए या किंग हो गया, और वो अपने अंडर कुछ कमजोर लोगों को, भाई जो उनसे नीचे हैं उन लोगों को अपने पास, जैसे लैंडलॉर्ड हो गए तो वो अपने खेतों में कुछ पीजेंट से, कुछ गरीब लोगों से जो है काम करवाए, और उनको कहे कि भाई तुम हमारे खेत में जो है प्रोडक्शन करके या काम करके वो जो टैक्सेस है वो हमें पे करो, हमें दो। ठीक है, तो इस तरह से एक दबाव जो है बनाया हुआ था। इसी तरह से किंग का भी था, दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। तो इस
सिस्टम को, जो फ्यूडल सिस्टम हमने अभी पढ़ा, ये कब तक था? 1789 से पहले। ओके, तो इसको हम कहते हैं ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। तो हम कह सकते हैं कि 1789 से पहले ओल्ड रिजाइम वहां पे था, जिसको प्राचीन राजतंत्र कह सकते हैं। जो ये सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो काम चलता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द 3 estates of the society, first, second and third estate। Okay, thank you।